मैं तुम्हारी हर तकलीफ को अपने प्यार से धुलवा देना चाहता हूँ। बस एक मौका दे दो। ये बात उसने उससे कई बार लिखी थी। वो हमेशा वादा करता था कि वो वापस ज़रूर आएगा, कि उसका प्यार ही उससे हर मुश्किल से लड़वा देगा। पर अब वो चला गया था और आयु अपने हजारों आकांक्षाएं आशाओं को कभी कह नहीं पाएगी। आयु के मदर काउंटेस जो न्यूज़पेपर की कटिंग लाई थी, वो मैरिज की मृत्यु लेख थी, जिमिन की नहीं। जिमिन का नाम दूसरों के साथ लिस्टेड आया था उसी वक्त जब उसका आखिरी लेटर भी पहुंचा। पेपर में बस ये बताया था कि एक और अनएक्सपेक्टेड एयर रेड हुआ और इस बार पिछले कैंप को टारगेट किया गया जहां ज़्यादातर इंजर्ड सोल्जर थे। कैंप बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए बहुत लोग इस कारण लिस्ट में गए और जिमिन भी उनमें शामिल हो गया। वो जिंदा है, वो जिंदा ही होगा, आयु ने धीरे से अपने आप को कहा, लेटर को सीने से चिपका कर। रात बीत गई, फिर एक दिन और फिर भी आयु फ्लोर पर ही झुकी हुई लेटर को पकड़े रो रही थी। उसे पता ही नहीं चला कितना वक्त गुजर गया, एक दिन या फिर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सोच रही थी, ऐसे जीना भी क्या जीना, जिसने इतना प्यार दिया वो भी अकेला दूर कहीं चला गया। काश अकबर किसी और का डेट बताता, काश जिमिन वापस आ जाता, पर जिंदगी उसके साथ इतनी मेहरबान कब थी। जिस वक्त आयु उससे अपना प्यार बताने वाली थी, जिंदगी ने उसे छीन लिया उससे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वो बस यही बोलती रही जैसे कोई मंत्र हो, जैसे इन शब्दों के बिना वो टूट जाएगी। उसके पास अब सिर्फ ए लेटर बच गया था, प्यार से लिखे हुए शब्द, इंक और पेपर की हल्की सी गर्माहट। जब भी वो लेटर को धीरे से रखती, उसके दिल में एक बहुत तेज दर्द उठता, जैसे सांस रुक रही हो। घबरा कर वो दोबारा पेपर को अपने सीने से लगा लेती। लेटर के किनारे को छूते ही उसके आंखों से आंसू फिर बहने लगते हैं। वो चेयर से गिर गई, लेटर को अपने अपने से कस कर पकड़ लिया, जैसे उसमें ही जिमिन की रूह हो। वो उस छोटी सी पेपर शीट में उसकी बातें महसूस करती, जैसे उसका टच अभी भी वहाँ हो। वो चाहती थी कि काश वो दोबारा लौट आए, काश वो अपने प्यार का इजहार कर पाती, काश एक बार फिर उसकी आवाज़ सुन पाती, उसकी हल्का सा हंसी, उसकी बातें। ये सब यादें उसको तोड़ रही थी और जोड़ भी रही थी। एक ही वक्त में उसका दिल इतना ज़्यादा भारी हो गया जैसे कुछ अंदर से टूट गया हो। यही होता है दिल टूटने का असली दर्द, और जब दिल टूट जाए तो कुछ भी वैसा नहीं रहता जैसे पहले था। आई लव यू। उसकी आवाज़ साइलेंस में खो गई। वो बार बार कह रही थी, लेकिन उसकी बेचैन सी आवाज़ हवा में खो जाती, जिस तक उसका प्यार शायद कभी नहीं पहुंच पाएगा। अब किस्मत कितनी कठोर हो सकती है। दुनिया तो वैसे ही चलती रही, जबकि आयु की पूरी दुनिया उस पल रुक चुकी थी, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई है। वो बस टूटी हुई सांस के साथ बोलती जा रही थी, जो याद उसके दिल के सबसे गहरे हिस्से में दबा हुआ था। वो तयंग के जीने की वजह बन गया। उसकी रूह में एक नरमी सी रोशनी चमकी, जैसे किसी सुनहरी पंख वाले बटरफ्लाई की हल्की उड़ान, जो इस उदास से ग्रे वर्ल्ड में भी थोड़ी रोशनी फैला देती हो। यही रोशनी उसके दर्द भरे मुश्किल सफ़र को रास्ता दिखा रही थी, उसे वापस ले जाने के लिए उस जगह पर जहाँ उसे लौटना ही था, जहाँ उसकी असली जगह थी। वह लौटने की उम्मीद में उसने धीरे से अपने आंखें खोली। खड़े होने की कोशिश में वो थोड़ा लड़खड़ा जाता है। दोपहर की तेज़ धूप उसकी आंखों में चुभने लगी थी, जैसे सूरज उसे चिरा रहा हो। उसके पास खड़ा एक सोल्जर, जो कुछ देर पहले उसके साथ मिलकर एनिमी पर फायरिंग कर रहा था, अब बेहोश और बिल्कुल मोशनलेस पड़ा था। उसका बदन जख्मों से भरा था और ठंडी जमीन पर सीधा गिर गया था। गहरी लाल बूंदें जैसे मिट्टी में फैल रही थी, जो तयंग के बूट्स को भी भिगो रही थी। अगर तयंग कुछ सेकंड पहले विंडो के सामने होता तो शायद वो खुद वहाँ पड़ा होता, बिल्कुल ठंडा और बेजान,
जिंदगी और मौत के बीच बस एक पल का फर्क था। क्या जिमिन ने भी यही महसूस किया होगा जब उसका वक्त आया होगा? तयंग के जहन में ये सवाल उभर आया। एक पल के लिए उस बेजान सोल्जर का चेहरा जिमिन जैसा लगने लगा उसे, फिर धुंधला होकर वापस अपनी असली शक्ल में बदल गया। गहरी सांस लेकर तयंग अपने गन उठाई और मुड़कर आगे बढ़ गया। तभी एक और बड़ा भयंकर आवाज़ होता है जिसकी गूंज से पत्थर की दीवारें हिल गई, जैसे किसी भी वक्त गिर पड़ेंगी। लेकिन तयंग खतरे को नज़रअंदाज करते हुए अपने राह जारी रखती है। रिपोर्ट्स के हिसाब से एनिमी रात में अटैक करता, पर इस बार उन्होंने दिन के उजाले में ही शुरू कर दिया था ताकि वो सिटी को दोबारा कैप्चर कर सके, जो कुछ हफ्तों पहले बार्क ने अपने कब्जे में ले ली थी। इस सिटी में 3 रेल रोड्स का जंक्शन था, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई पॉइंट बन गया था और नेचुरली यह बहुत तेज़ी से बैटल्स होती जा रही थी। एक शार्प साउंड के साथ एक एनिमी सोल्जर बेहोश होकर गिर गया। उसे समझ भी नहीं आया कि क्या हुआ। तयंग सामने वाले पिलर के पीछे से निकला, उस सोल्जर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड, जिसका लास्ट स्क्रीम भी बाहर नहीं आ सका था। उसने अगले वॉल के पीछे काम चालू रखा, जहाँ हल्की धूप और ठंडी हवा उसके थके हुए बॉडी को छू रही थी। दूसरी तरफ की दीवार काफ़ी हद तक टूट चुकी थी और जिस दीवार के पीछे वो था वो भी जल्द ही गिरने वाली थी। जब आर्मी किसी दीवार को पार नहीं कर पाती तो वो उससे तोड़ का रास्ता बनाती है ताकि एनिमी साइड का डिफेंस कमज़ोर हो जाए, एम्बुश का चांस कम हो। तयंग को एक टैक्टिक अच्छी तरह से पता थी। ये बार्क आर्मी का एक स्टैंडर्ड तरीका था, लेकिन अब ईडर के आने से बैटलफील्ड का पूरा बैलेंस बदल गया था। कॉन्फिडरेंट फोर्स पहले वीक थी क्योंकि उनके पास हेवी वेपन्स नहीं थे, पर अब ईडर के दिए गए चीज़ों से वो भी इक्वली पावरफुल हो गए थे। इसलिए दोनों साइड सेम स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रही थी, बिना किसी हेजिटेशन के। रीट 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 कमांड फाइनली सुनाई दिया जब आधे सोल्जर पहले ही गिर चुके थे। ताइयांग को ये थोड़ा बेईमानी लगा। काश ये ऑर्डर 1 घंटा पहले दिया होता, शायद और लोग बचते। हल्की सी स्मार्क के साथ ताइयांग वहाँ से जल्दी से निकल गया जहाँ वो जाना चाहता था। अगर उसके बस में होता तो वो पूरी ताकत से दौड़ पड़ता, लेकिन उसका चोट लगा हुआ बदन उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। क्या मैं जख्मी हो गया हूँ? उसने याद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी साफ याद नहीं आ रहा था उसे। उसका सर अभी भी चक्कर खा रहा था, उनकी टीम के आसपास हुई तेज़ धमाके के शौक से। इस वजह से वो ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। कमांडर भी सिचुएशन का सही अंदाज़ा नहीं लगा पाया था। उन्हें पूरा भरोसा था कि सामने वाली साइड इतनी जल्दबाजी नहीं करेगी कि बार बार हमला करे। बस इसी भरोसे की वजह से उनके लोग एक अनजाने हाल में फंस गए। कमांडर को पूरी तरह दोष देना मुश्किल था, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि दूसरी तरफ के पास उतना ही शक्तिशाली हथियार होगा। जब उन्होंने पहला तेज गोला गिरते देखा, सब कुछ बदल गया। उसकी नज़र धुंधली होने लगी और उस धुंध के बीच वो सुनहरी पंख फिर से उसके सामने आ गए, बिल्कुल किसी रखवाले फरिश्ते की तरह। जब से वो घर से निकला था, तयंग को हर जगह वही गोल्डन विंग्स दिख जाती थी, जैसे वो उसे रास्ता दिखाती हो। इसी वजह से उसके अंदर उम्मीद अभी भी जिंदा थी। उससे लगता था कि शायद हाल अभी भी बेहतर हो सकता है। वो मानता था कि वो अभी तक इसलिए जिंदा है क्योंकि उसका प्यारा सा छोटा पंछी उसका इंतज़ार कर रहा था घर पर। जोंगकुक, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ अपने महबूब का नाम प्यार से लेता है। नाम बोलते ही तयंग के दिल में नरमी और प्यार भर जाता है। उसकी आंखों का झपकाना धीमा होता जा रहा था। उसके जल्दी जल्दी वाले कदम अब आहिस्ता चलने जैसे हो गए। अचानक उसका बदन धीरे से गर्म पत्थर की जमीन पर गिर गया, बिल्कुल एक गुड़िया की तरह जिसका धागा टूट जाए। उसने मुश्किल से अपने आंखें खोली रखी और फिर देखा, जहाँ से वो आया था वही टूटे पत्थरों
और रास्तों पर लाल रंग के निशान पड़े थे। उसे समझने में टाइम लगता है कि वो निशान एक्चुअली उसके अपने ही खून के थे। उसके बाएं कंधे से शायद किसी तेज चीज की वजह से चोट लगी थी, जिसका खून उसके यूनिफॉर्म का आधा हिस्सा भिगो चुका था। इतना खून बहना काफ़ी बड़ी चोट मानी जाती है। उसका दिमाग इतना कॉन्फ्यूज्ड था कि उसे दर्द भी ठीक से महसूस नहीं हो रहा था और ना ही उसे समझ आ रहा था कि उसके बॉडी से कितना ज़्यादा खून बह चुका है। जब उसे अपने हाल की पूरी सच्चाई समझ आई तो तैयांग के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाता है, उसकी टूटी हुई सांसों के साथ मिक्स होती हुई, जैसे वह अपने ही बुरी हालत पर खुद पर ही थोड़ा हंस रहा हो। वो जानता था कि ये सब कितना खतरनाक हो चुका है और इसका अंजाम क्या हो सकता है, उसकी मौत। उसने अपना थका हारा बदन रेलिंग से लगाकर संभालना चाहा और पूरी कोशिश की कि वो अपनी होश को बनाए रखे, और उसकी सांस में ज़मीन जैसे लोहे की खुशबू आ रही थी, खून की स्मेल। उसका हाथ जो उसने अपने बाल पकड़ कर रखा था, जैसे अपने आप को होश में लाने की कोशिश कर रहा हो, और ज़्यादा जोर से बाल खींचने लगा। जागो जागो। वह अपने कॉन्फ्यूज्ड दिमाग को बार बार कमांड दे रहा था और बाल और जोर से खींच रहा था, पर फिर भी उसकी पलकें बंद होते जा रही थी। मॉर्टर ब्लास्ट की आवाज़ जो आसपास होनी चाहिए थी, अब उससे दूर से आती हल्की सी आवाज़ जैसे लग रही थी। उसका दिल एक सेकंड के लिए चाहता था कि वो थोड़ा सा सो जाए, बस एक छोटी सी रेस्ट ले ले, बस थोड़ा सा। फिर मैं उठ जाऊंगा कुकी, तुम्हारे पास वापस आऊँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, बस एक पल जाग जाओ। उसकी आंखें बिल्कुल बंद होने ही वाली थी कि उसने एक पल के लिए अपने सामने एक रिबन हिलते हुए देखी। यही वो रिबन था जो जोंगकुक ने उसके हाथ पर बांधा था, एक छोटा सा तलिस्मान जो उसे तब से बिना फेल प्रोटेक्ट करता आया था। उसके दिमाग में एक याद उभरी, एक चीज़ उसे याद आने लगता है जब जोंगकुक उसके हाथ पर रिबन बंधा था, जब वो दोनों जंगल और नदियों के पास चिड़ियों के घोंसले ढूंढ रहे थे। उसके होठ जो अब तक बिल्कुल सीधे थे, अब एक हल्का सा सच्चा सा हंसी छोड़ गए, दिल से निकली हुई। जोंगकुक को हमेशा बर्ड्स को अपने घोंसले में लौटते देखकर बहुत खुशी होता था, और उसकी वो खुशी याद करते ही तैयांग के अंदर भी एक नरम सी वार्मथ आ गई। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आज बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन के साथ मैं आप लोगों के लिए स्टोरी वॉइस ओवर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी पसंद कर रही हो, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।